दोस्तों कुछ दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आए। उनका किसी दूसरे हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ था और ऑपरेशन होने के बाद उनकी किडनी ने काम करना बंद कर दिया। जब वो हमारे पास आए तो हमने उनका डायलिसिस कराया और कुछ दिन बाद उनकी किडनी रिकवर करने लगी। इसी तरीके से एक और पेशेंट आए जिनका कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट के बाद उनकी किडनी ने काम करना बंद कर दिया और कुछ दिन तक उनका डायलिसिस हुआ और उसके बाद उनकी किडनी रिकवर हो गई। तो दोस्तों मुझसे मेरे स्टाफ ने सवाल पूछा कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक पेशेंट जिसका डायलिसिस शुरू हो चुका हो वो डायलिसिस बंद भी हो सकता है। सर हमने तो यही सुना है कि एक बार डायलिसिस शुरू हो जाए तो डायलिसिस जिंदगी भर कराना पड़ता है। तो दोस्तों मेरे दिमाग में आया कि एक वीडियो बनाया जाए जिससे लोगों को अवेयर किया जाए डायलिसिस के बारे में कि डायलिसिस की क्या सच्चाई है, डायलिसिस के बारे में फैले हुए भूत क्या हैं, इसके बारे में लोगों को बताया जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सौरभ, फिजिशियन एट ट्रस्टमेंट क्लिनिक। दोस्तों डायलिसिस के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमारी किडनीज क्या काम करती हैं। दोस्तों जो भी हम खाते पीते हैं उसमें से जो काम की चीजें होती हैं वो हमारी बॉडी यूटिलाइज कर लेती है और जो बाकी बचा वेस्ट होता है उसको पोटी के रास्ते और यूरिन के रास्ते बाहर निकाल देती है। यूरिन के रास्ते वेस्ट को बाहर करने का काम किडनी का होता है। जो हम लिक्विड्स लेते हैं, जो हम पानी पीते हैं, हमारी बॉडी को जितने पानी की ज़रूरत होती है वो पानी यूटिलाइज कर लेती है और एक्स्ट्रा पानी जो होता है वो यूरिन के रास्ते बाहर निकाल देती है। ये काम किडनी का होता है। इसके अलावा हमारे बॉडी में ब्लड का लेवल बना रहे, हीमोग्लोबिन एक लेवल बना रहे, ये काम भी किडनी का होता है। किडनी से एक हार्मोन निकलता है एरिथ्रोपोइटिन, जिसका काम होता है शरीर में खून बढ़ाना। और हमारे ब्लड में जो सॉल्ट्स होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इनको एक लेवल में मेंटेन रखना, ये काम भी किडनी का होता है। इसके अलावा किडनी और भी काम करती है, जैसे हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना। तो दोस्तों ये सारे काम होते हैं किडनी के। अब मैं बताऊंगा आपको कि किडनी फेलियर क्या होता है। आसान भाषा में समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हो कि किडनीज जब अपना काम करना कम कर दें या खत्म कर दें उसे कहते हैं किडनी फेलियर। दो तरीके के किडनी फेलियर होते हैं, एक्यूट किडनी फेलियर और क्रोनिक किडनी फेलियर। एक्यूट किडनी फेलियर से मतलब है कि किडनी का अचानक से काम करना बंद कर देना। ये जनरली होता है इन्फेक्शन की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकता है, पॉइजन की वजह से भी हो सकता है और किडनी स्टोन्स की वजह से भी हो सकता है। और दूसरा टाइप का जो किडनी फेलियर है दैट इज क्रोनिक किडनी फेलियर, वो जनरली होता है क्रोनिक डिजीज में, मतलब लंबे समय की बीमारियां, ऐसी बीमारियां जो लंबे समय में किडनी को धीरे धीरे खराब करती हैं। किडनी में लंबे समय में कुछ बदलाव आने लगते हैं और अल्टीमेटली फेल हो जाती है। इसे कहते हैं क्रोनिक किडनी फेलियर। दो मेन बीमारियां हैं जिनकी वजह से किडनी फेलियर ज्यादातर लोगों में देखा जाता है, वो है डायबिटीज और ब्लड प्रेशर। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि क्या होता है जब किडनी अपना काम करना बंद कर दे, यानी कि किडनी फेलियर हो जाए। जो वेस्ट किडनी को यूरिन के रास्ते बाहर निकालने चाहिए वो वेस्ट निकल नहीं पाते हैं और बॉडी में रुक जाते हैं, ब्लड में रुक जाते हैं और यही ब्लड पॉल्यूटेड हो जाता है और पॉल्यूटेड ब्लड पूरे शरीर में घूमता है, हर ऑर्गन में जाता है और धीरे धीरे ये बाकी ऑर्गन्स को भी खराब करने लगता है। हमारे बॉडी में खून का जो स्तर होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है क्योंकि किडनी एरिथ्रोपोइटिन निकालना कम कर देती है या बंद कर देती है। तो धीरे धीरे हमारा हीमोग्लोबिन ड्रॉप करने लगता है। इसके अलावा हमारी बॉडी को जितना पानी यूरिन के रास्ते निकालना चाहिए उतना पानी नहीं निकाल पाती है, तो एक्स्ट्रा पानी शरीर में रुकने लगता है और उस वजह से हमारे शरीर पर सूजन आने लगती है। ये सूजन पैरों पर दिख सकती है, चेहरे पर दिख सकती है। कई बार ये पानी लंग्स में जा सकता है जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत, या फिर ये पानी पेट की सतह पर इकट्ठा हो जाता है जिस वजह से पेट की सूजन नजर आती है। इसके अलावा हमारे ब्लड में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम का लेवल जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ये कम ज़्यादा हो सकता है। जनरली सबसे खतरनाक जो होता है वो होता है पोटेशियम का लेवल बढ़ जाना, क्योंकि ये कभी भी आपको कार्डियक अरेस्ट करा सकता है, यानी कि आपके हार्ट को बंद कर सकता है। कई बार यूरिया क्रिएटिनिन के बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से इसका असर हमारे ब्रेन पे हो जाता है और इसकी वजह से पेशेंट नींद में जा सकता है, कोमा में जा सकता है या उसको दौरे पड़ सकते हैं। इस कंडीशन को यूरिमिक इनकेफेलोपैथी कहते हैं। अब दोस्तों समझते हैं कि डायलिसिस क्या है। जब किडनी काम नहीं करती है तो उसका काम करने के लिए जो प्रक्रिया है वो है डायलिसिस। और डायलिसिस कई प्रकार के होते हैं। आज हम हीमोडायलिसिस के बारे में बात करेंगे। जब हमारी किडनी काम करना बंद कर देती है तो हमें हीमोडायलिसिस की जरूरत पड़ती है। दोस्तों हीमोडायलिसिस किडनी का इलाज नहीं है, मतलब हीमोडायलिसिस से किडनी ठीक नहीं हो सकती, लेकिन हीमोडायलिसिस से किडनी जब काम न करे तो वो काम हीमोडायलिसिस से हो सकता है। हीमोडायलिसिस में क्या होता है, एक मशीन होती है जिसको हम डायलिसिस मशीन कहते हैं और एक फिल्टर होता है जिसे हम डायलाइजर कहते हैं। हीमोडायलिसिस में क्या होता है, हीमोडायलिसिस में हमारी बॉडी से ब्लड निकलता है, डायलिसिस मशीन में जाता है, फिल्टर में जाता है और क्लीन होने के बाद दूसरे रास्ते से वो ब्लड हमारे बॉडी में वापस आता है। यही प्रक्रिया शुरुआत में 2 घंटे, फिर 2.5 घंटे, 3 घंटे और बाद में 4 घंटे होती है। ये निर्भर करता है कि मरीज की जरूरतें क्या हैं। डायलिसिस से क्या होता है, जो एक्स्ट्रा पानी किडनी को यूरिन के रास्ते निकालना चाहिए था, डायलिसिस मशीन वो पानी ब्लड से डायरेक्टली निकाल देती है। जो वेस्ट प्रोडक्ट्स किडनी को यूरिन के रास्ते निकालने चाहिए थे वो वेस्ट प्रोडक्ट्स डायलाइजर में फिल्टर हो जाते हैं। जो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम का जो बैलेंस बनाना किडनी का काम था वो काम मशीन से होता है, डायलाइजर से होता है।
और चौथी चीज़, जो हीमोग्लोबिन बढ़ाना किडनी का काम था, वो काम डायलिसिस मशीन से नहीं हो पाता, उसके लिए हमें इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं, तो दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। अब दोस्तों बात आती है कि हीमोडायलिसिस होता कैसे? दोस्तों, उन पेशेंट्स में जिनमें इमरजेंसी में हीमोडायलिसिस की ज़रूरत पड़े, उनमें एक नली डालते हैं, या तो नेक में या फिर ग्रोइन में यानी कि थाई में। उस नली के 2 रास्ते होते हैं। एक रास्ते से ब्लड बाहर आता है, मशीन में जाता है, फ़िल्टर में जाता है, और वही ब्लड दूसरे रास्ते से क्लीन होके वापस बॉडी में जाता है। ये प्रक्रिया शुरुआत में 2 घंटे और बाद में जाके 4-4 घंटे की होती है। वो पेशेंट्स जिनमें हमें पहले से पता रहता है कि इनमें आगे जाके डायलिसिस की आवश्यकता पड़ेगी, वो केसेस जो क्रोनिक किडनी फेलियर के होते हैं, उनमें एक दूसरा तरीका है डायलिसिस करने का, जिसको हम एबी फिस्टुला बोलते हैं। एबी फिस्टुला सर्जरी में हमारे हाथ की आर्टरीज और वेन्स को आपस में कनेक्ट करके एक हाई प्रेशर सिस्टम बनाया जाता है। एक ऐसी वेन डेवलप की जाती है जिसमें ब्लड बहुत तेजी से फ्लो करता है। बाद में उस वेन के डेवलप होने के बाद उसमें निडल लगा के तब डायलिसिस की जाती है। लेकिन ये तरीका उन लोगों के लिए है जो क्रोनिक किडनी फेलियर के केसेस होते हैं, क्योंकि ये ऑपरेशन जब होता है तो लगभग वेन को तैयार होने में 1 महीने का समय लग जाता है। दोस्तों, अब बात करेंगे कि डायलिसिस टेम्परेरी होता है या परमानेंट, मतलब डायलिसिस शुरू होके बंद भी हो सकता है या लगातार कराना पड़ेगा। दोस्तों, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी किडनी खराब होने की वजह क्या थी। दोस्तों, यदि आपकी किडनी किसी एक्यूट फैक्टर की वजह से खराब हुई, जैसे इन्फेक्शन, जैसे पॉइजन, जैसे पेशाब के रास्ते में किडनी स्टोन फंस जाने की वजह से, या ब्लड प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से, शॉक की वजह से, या किसी और एक्यूट फैक्टर की वजह से अगर आपकी किडनी में दिक्कत आई है, तो आपका डायलिसिस टेम्परेरी होता है और ज़्यादा चांसेस होते हैं इस बात के कि आगे जाके आपका डायलिसिस बंद हो सकता है। लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि जिस समय आपकी किडनी में इंजरी हुई, वो किस लेवल की इंजरी थी। यदि इंजरी बहुत सीवियर होती है, तो कई बार एक्यूट केसेस भी क्रोनिक में तब्दील हो जाते हैं। यदि आपकी किडनी में दिक्कत आने की वजह कोई क्रोनिक बीमारी जैसे डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर था, जिसने धीरे-धीरे आपकी किडनी को खराब किया है, तो इस बात के चांसेस बहुत ही कम हैं कि आपकी किडनी में रिकवरी हो। ऐसे केसेस में आपको लाइफ टाइम तक डायलिसिस आपको कराना पड़ेगा। तो ये एक बात जो सुनने में आती है कि एक बार यदि डायलिसिस शुरू हो गया तो वो लाइफ टाइम कराना पड़ेगा, ये बिल्कुल झूठ है। इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना है आप लोगों को। दोस्तों, डायलिसिस अपने आप में कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं है। इसके साथ हमें दवाइयाँ भी लेनी पड़ती हैं, जैसे कैल्शियम की दवाइयाँ, जैसे विटामिन डी की दवाइयाँ, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए दवाइयाँ, खून का लेवल बढ़ाने के लिए आयरन के इंजेक्शंस या दवाइयाँ, और एरिथ्रोपोइटिन के इंजेक्शन। इसके अलावा कुछ और भी दवाइयाँ आपको लेने की जरूरत पड़ सकती है। दोस्तों, यूरिया क्रिएटिनिन का महज बढ़ जाना ये डायलिसिस का इंडिकेशन नहीं है। तो फिर डायलिसिस के इंडिकेशंस होते क्या हैं? आइए समझते हैं। यूरिया और क्रिएटिनिन जब एक अपर लिमिट से ऊपर चले जाएं, तब आपको डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। या फिर यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ने की वजह से कोई पेशेंट यदि नींद में चला जाता है, कोमा में चला जाता है, या उसको दौरे पड़ रहे हैं, तो आपको डायलिसिस की जरूरत है। किडनी फेलियर की वजह से यदि आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है, तो आपको डायलिसिस की जरूरत है। यदि पोटेशियम का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ जाए और वो पोटेशियम दवाइयों से कम नहीं हो रहा है, तो हमें डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा कुछ और भी इंडिकेशंस होते हैं, कुछ पॉइजन होते हैं, जिनके केसेस में हमें डायलिसिस की जरूरत होती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, आपके काम की होगी। दोस्तों, यदि डायलिसिस के बारे में, किडनी के बारे में, किडनी के ट्रीटमेंट के बारे में या दवाइयों के बारे में यदि आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मैं खुद उसका जवाब दूंगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही हाई क्वालिटी मेडिकल कंटेंट के लिए बने रहिए व्हाइट कोट विजडम के साथ। थैंक यू।